સિમ બાયોટેક ફાર્માલેબ નામની કંપની પોતાનો આઈપીઓ લઈને આવી રહી છે। हमने एक ग्लोबल लीडरशिप स्थापित की है पिछले 25 वर्षों में। ट्रम्प जो अभी कुछ ना कुछ पॉलिसीज में चेंजेस कर रहे हैं उससे हमारे फार्मा इंडस्ट्री को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। सारे के सारे टैरिफ इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, सभी के ऊपर सेम है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमारी यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी होती है एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, टैरिफ से इतना डरना नहीं चाहिए। आईपीओ के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? उन्हें अपना पैसा वापस अपने लेंडर्स को, अपने शेयर धारकों को देना होता है। वापसी करने के लिए ये एक आईपीओ का हम डेट को कम करते चले जाएंगे आने वाले वक्त। नमस्कार मित्रों, कुबेरा नावમાં તમારું સ્વાગત છે। સિમ બાયોટેક ફાર્માલેબ નામની કંપની પોતાનો આઈપીઓ લઈને આવી રહી છે, ત્યારે આ કંપની વિશે, કંપનીના ફ્યુચર પ્લાન વિશે અને કંપનીના આઈપીઓ વિશે વાત કરવા માટે કંપનીનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયું છે। સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીશું સિમ બાયોટેક ફાર્માલેબના ફાઉન્ડર અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અનિલ સતવાની સાથે। सर, आपको बहुत बहुत बधाई आपके आईपीओ के लिए। सर, आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, सिम्बायोटेक एसेंशली एक R&D फोकस्ड फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसमें हमने एक ग्लोबल लीडरशिप स्थापित की है पिछले 25 वर्षों में, जहां हम स्टीरॉयड और हार्मोन्स थेरेपेटिक कैटेगरी के कुछ ड्रग्स बनाते हैं, API बनाते हैं, और जिसको हम इतने बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है कि हम इसको एक फार्म प्रोडक्ट सोयाबीन से डराइव किया हुआ स्टेरॉल को लेकर वहाँ से सीरीज़ ऑफ फर्मेंटेशन और सीरीज़ ऑफ केमिस्ट्री करके एक थ्योरेपेटिकली एक्टिव API जिसे हम बल्क ड्रग्स भी बोलते हैं, और ये कई तरह की कंडीशंस में काम आता है, जैसे एस्थमा, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़, जैसे स्किन इन्फेक्शन, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि कोविड के वक्त में ये फर्स्ट लाइन थेरेपी में स्टीरॉयड्स ही इस्तेमाल हो रहे थे, और हमने कभी भी, चूँकि हम फुली सेल्फ रिलायंट हैं, किसी चाइना या किसी और विदेश के ऊपर इससे हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, और हमने 2008 से ही इसको फर्मेंटेशन में आके बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लिया था। तो हम उस क्षणों में भी, जब देश को सबसे ज़्यादा स्टीरॉयड्स की ज़रूरत थी, हमने रिलेंटलेसली काम किया और अपने देश को इस महामारी से बचाया। तो स्टीरॉयड्स के मल्टीपल यूजेस हैं और ये लाइफ सेविंग ड्रग कैटेगरी में आता है, और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कम से कम इस स्टीरॉयड हार्मोन्स कैटेगरी में हिंदुस्तान सेल्फ रिलायंट है, किसी चाइना या किसी को भी डिपेंडेंट नहीं है। सर, अभी जैसे बात हो रही है आत्मनिर्भरता की, जब API की बात आती है तो हमको काफ़ी डिपेंडेंट रहना पड़ता है चाइना के ऊपर, तो ये डिपेंडेंसी जो है API से, वो कम करने के लिए सरकार को क्या प्रयत्न करना चाहिए और आपकी कंपनी इसमें क्या रोल अदा कर सकती है? देखिए, ये जो सेल्फ रिलायंस, मेक इन इंडिया की बातें चल रही है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल जो हमारे लाइफ सेविंग क्रिटिकल ड्रग्स, ये रिलेटिवली नया अध्याय है हमारे बीच में, लेकिन हमने 2008 में ही इसको पहचान लिया था एज ए कंपनी के रूप में, और हमने बहुत निरंतर उसमें टेक्नोलॉजी और कैपिटल इन्फ्यूज़ करके हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया, और सोयाबीन से डराइव स्टेरॉल से अब हम कुछ भी सारे रेंज बना सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यही एंटीबायोटिक, सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन्स में अभी भी भारत चाइना के ऊपर निर्भर है, और इसमें मेरा सिर्फ यही हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने यही एडवाइस दी है कि इसका एक ब्रॉडर इकोसिस्टम बनाना होगा। ऑफ कोर्स जो एक व्यक्तिगत कंपनी होती है वो तो अपने प्रयासों से कर ही रही होती है, लेकिन ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है और इतना बड़ा इसमें इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है कि यहाँ सरकार की मदद बहुत आवश्यक है। और सरकार ने पिछली बार PLI स्कीम के रूप में कुछ लेके आए थे, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं रहा, इसलिए PLI 2 को अब नए रूप में लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ हमने एक एडवाइजरी बोर्ड मेंबर के नाते हमने भी काफ़ी सुझाव दिए हैं, और एक बड़ा इकोसिस्टम बनाना होगा जहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो पाएगी। इसमें काफ़ी कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ R&D के ऊपर जो हमारा फोकस है वो अगर बन गया, तो मेरा यही सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ये आग्रह है कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बीच में एक अच्छा विश्वास और एक अच्छी ब्रिज क्रिएट की जाए, क्योंकि यही मॉडल अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी इनोवेशन होता है, और यही मॉडल चाइना में, जो ये बड़ी इकोनॉमीज़ हैं विश्व की, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से बहुत टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज दिए हैं, तो वो जो हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा कम है। तो एक कैपिटल इन्फ्यूजन आ जाए अगर सरकार की ओर से, एक सब्सिडीज़ आ जाएँ, कुछ और प्रयत्न हो जाएँ, और टेक्नोलॉजी, अगर ये दो चीज़ मिल जाए और इकोसिस्टम बन जाए, तो हिंदुस्तान बहुत एंटरप्राइजिंग देश है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ट्रम्प जो अभी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस कर रहे हैं उससे हमारे फार्मा इंडस्ट्री को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है और आगे जाके भी हो सकता है, तो इससे हेज करने के लिए आपकी कंपनी क्या प्लान्स कर रही है, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रही है? देखिए, सबसे पहले जो टैरिफ का मुद्दा है, ये मुद्दा तभी
घातक होता है जब ये डिफरेंशियल टैरिफ रेट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए लगाए जाएँ। लेकिन अगर सारे के सारे टैरिफ रेट इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, सभी के ऊपर सेम है तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ऑफ लेटली ये देखा गया है कि जो हमारी यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी होती है एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, उसको घटाने के लिए हमको चौतरफा कंसंट्रेशन करना पड़ता है, एक डाइवर्सिटी लानी होती है कि हमारा सारा का सारा मार्केट सिर्फ अमेरिका केंद्रित ना रहे। हम लैटिन अमेरिका, हम यूरोप, हम मिडल ईस्ट, हमारे साउथ ईस्ट एशिया, तो काफ़ी जो बड़ी कंपनीज़ है जैसे मैं देख रहा हूँ कि अब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अपना सेल्स का कुछ ही परसेंटेज यूएस को कर रहे हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल इतना एक ज़रूरी सेगमेंट है जहां मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा कठोर होगा। और फार्मास्यूटिकल बीइंग लाइफ सेविंग ड्रग्स, टिपिकली मुझे लगता है कि टैरिफ से इतना डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उससे बचने के लिए हमें डाइवर्सिफाई करना होगा। अच्छा सर, अब आईपीओ के बारे में बात करेंगे। आपका आईपीओ कब ओपन हो रहा है, उसका प्राइस बैंड क्या है और लिस्टिंग डेट्स क्या हैं, ये व्यूअर्स को बताएं। हमारा आईपीओ 24 अगस्त जो सोमवार से शुरू हो रहा है। सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को 3 दिन आईपीओ सब्सक्रिप्शन के होंगे और इसकी जो लोअर प्राइस बैंड है वो 938 रुपीज़ और ऊपर का प्राइस बैंड 988 रुपीज़ पर शेयर है। और इसमें कुछ 1700 करोड़ रुपए की साइज़ है, जिसमें हम 150 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर ले रहे हैं और बाकी जो हमें जो सालों से जो प्राइवेट इक्विटी ने कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है तो उनका एक ओएफएस उसमें शामिल है। सर, आईपीओ के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी अभी इसी टाइम पर आईपीओ लेके क्यों आई है? इसके पीछे का कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए, 2005-6 में मैंने सबसे पहले प्राइवेट इक्विटी को लिया था और आज लगभग 20 साल हो गए मुझे प्राइवेट इक्विटी के साथ काम करते हुए। और हर प्राइवेट इक्विटी एक फाइनाइट, एक उसकी एक उम्र होती है और उन्हें अपना पैसा वापस अपने लेंडर्स को, अपने शेयर धारकों को देना होता है। तो ये आईपीओ के माध्यम से हम लार्जली हमारे जो हमने पिछले 20 साल में उस प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से जो हमने विश्व स्तरीय ग्लोबल कैपेसिटीज़ और लीडरशिप ली है, वी ओ अ लॉट टू द कैपिटल दैट वी हैव एक्वायर्ड। तो उसी का वापसी करने के लिए ये एक आईपीओ का, लेकिन इसमें भी याद रहे कि पूरी की पूरी वापसी प्राइवेट इक्विटी नहीं कर रही है, इसमें उनका पार्शियल एग्जिट हो रहा है और पार्शियली अभी भी वो हमारे साथ कई साल आगे आने वाले समय में हमारे साथ रहेंगे। ये जो 150 करोड़ का फ्रेश कैपिटल आप रेज कर रहे हैं, उसका यूज़ कंपनी कहाँ पर करने वाली है? देखिए, आज की तारीख में हमारा कुछ जो बैंक का डेट है वो कुछ 380 करोड़ के आसपास है और उसमें से ये 150 करोड़ रुपये पार्शली हम उसको पे करना चाहते हैं। अच्छा, सो 150 करोड़ का मैक्सिमम यूज़ रीपेमेंट में होगा और आपका जो डेट लेवल है वो पोस्ट आईपीओ डिक्रीज होकर कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए, वैसे तो सिंपल गणित लगाएं तो 380 माइनस 150 इज इक्वल टू 230, तो ये 230 करोड़ तक आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे ऑपरेटिंग जो सरप्लस कैश फ्लो है, जो ईयर ऑन ईयर हम प्रॉफिट्स एकत्रित कर रहे हैं, उसके माध्यम से और भी हम डेट को कम करते चले जाएंगे आने वाले दिनों में। ओके सर, वैल्यूएशंस की बात करें तो 50 से ज़्यादा का आपका वैल्यूएशन बैठ रहा है, पी मल्टीपल्स जो है। तो एक इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप प्रमोटर नहीं है और अगर आप इन्वेस्टर है तो क्या ये आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे? क्या आपको ये वैल्यूएशन फेयर लग रहा है, एग्रेसिव है या फिर रीजनेबल है? देखिए, मैं तो पूरा समर्पित हूँ मेरी कंपनी के पीछे और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वैल्यूएशन कंपनी का प्रमोटर के अधिकार क्षेत्र से काफ़ी आगे होता ही है और पिछले 3 से 4 महीनों में मैं करीब 100 इंडियन और इंटरनेशनल फंड्स के साथ मिला हूँ, मुंबई, हांगकांग, सिंगापुर, और उनके और हमारे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्कशंस हुए उसमें एक राइट वैल्यूएशंस को डराइव किया गया है। और ये वैल्यूएशन एसेंशली जो फंक्शन होता है वो फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, ऑफ कोर्स आपने पीछे क्या किया है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या हिस्ट्री है, उसका तो एक महत्वपूर्ण योगदान होता ही है, लेकिन आगे कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है इसको देखकर ही ये वैल्यूएशन डिसाइड होता है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 सालों में हमारी जैसी कंपनी ने 870 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो काफ़ी बड़ा कैपेक्स कर दिया गया है, वो रिस्क को पीछे छोड़ दिया गया है और आने वाले 1 से 2 सालों में ये दोनों जो हमारे नए ग्रोथ इंजन्स हैं, एक इंजेक्टेबल बिजनेस, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बिजनेस और दूसरा फर्मेंटेशन लेड सीडीएमओ एक्टिविटीज़, ये दोनों ही लॉन्च इस साल और अगले साल में हो रही हैं और अगले 3-4 सालों में यहाँ से काफ़ी बड़ा रेवेन्यू और काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स आने जा रहे हैं। तो ये राउंड द
कॉर्नर है, बहुत किनारे पे खड़े हैं हम लोग, तो इसलिए भी शायद ये वैल्यूएशन में इम्पैक्ट आता है। सर FY27 या 28 का अगर हम प्रोजेक्शन करें तो अभी का जो EBITDA मार्जिन और पैट मार्जिन है वो 11 और 13% के आसपास है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स कि नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स में आपके ये दोनों मार्जिन्स जो है वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं कि हमारे जो बिजनेस के ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो करीब 64% तक पहुंच गए हैं। सो आवर ग्रॉस मार्जिन्स आर एट 64 और EBITDA मार्जिन्स आर वेरी क्लोज टू 30%, 28-29% के आसपास हम अभी चल रहे हैं। ये मार्जिन्स आगे कैसे होंगे शायद ये कहना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है एज़ पर द सेबी रेगुलेशंस। हाउएवर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जिस तरह की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ और डिफरेंशिएटेड प्लेटफॉर्म्स को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके इंडस्ट्री ट्रेंड को देखा जाए तो वहाँ 70 से 80% तक के ग्रॉस मार्जिन्स मिलते हैं, और जब भी किसी कंपनी के पास 70 से 80% के मार्जिन आते हैं तो 35 से 45% का EBITDA निश्चित रूप से आता है। तो ये एक इंडस्ट्री ट्रेंड है और हम इन्हीं डिफरेंशिएटेड मॉडल्स में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो मार्जिन्स है वो यहाँ से इम्प्रूव होने जा रहे हैं। सर, गुजरात के फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम है, बहुत सारी फार्मा कंपनीज यहाँ पर है, तो आपकी कंपनी क्या गुजरात के अंदर कुछ एक्सपांशन करना चाहती है या कुछ नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स डालने का कुछ सोच रही है? देखिए, अभी हम छोटी कंपनी है, ऑफ कोर्स जैसे जैसे कंपनी का एक्सपेंशन होता है तो गुजरात से बेहतर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट इकोसिस्टम तो नहीं हो सकता है, और वैसे भी हमारे जो काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं वो गुजरात से हैं, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में एक बड़ा प्यारा सा रिश्ता है, और मुझे गुजरातियों के साथ काम करना बहुत पसंद आया है और मैं बहुत बेनिफिशियरी रहा हूँ उस चीज़ का, और कभी भी अगर ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आई कि हमें कुछ उद्योग गुजरात में लगाने होंगे तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी नई जर्नी के लिए। तो આ હતું સિમ્બાયોટેક ફાર્મા લેબના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, જેમણે આપણી સાથે વાત કરી કંપનીના IPO વિશે અને કંપનીના ફ્યુચર ગ્રોથ પ્લાન વિશે।